सर, आप साथ में हैं, आपने ये जो यात्रा है नीरज जी की, उसको आपने देखा है और बहुत समय बिताया है। क्योंकि हम जब ये कह रहे हैं हमारे आज के अतिथियों से कि नीरज जी को जीना है, आपने जिया है, तो हम चाहते हैं कि आप भी मंच पर उपस्थित हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि हम उस बात को सुन सकें आपसे भी जो हम कहीं मिस कर रहे हैं। क्या होता है कि जब कोई आपके जीवन में उतरता है और उतर के इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो घड़ी की सुई रुक जाती है। जो मेरी स्मृतियां और जो मेरी मेमोरी है और जो मेरा साथ उनके साथ बीता, ये घटना है इंदौर में एक कवि सम्मेलन था और 11 फरवरी 2010 की बात है ये। उस दिन भरोसा पत्रकार सम्मान मुझे और जावेद अख्तर साहब को एक ही ट्रॉफी शेयर की गई थी। यानी एक पुरस्कार एक ही था, ट्रॉफी हमने शेयर की थी। अच्छा। तो हम दोनों को एक ही साथ पुरस्कार मिला था जी। उसमें नीरज जी के हाथों ही हमें पुरस्कार मिला था। और कभी सीधा साधा ही होता है, उसके मन का जो वचन होता है, जैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया के सारे बच्चों में, वो चाइना में पैदा हो या नॉर्थ पोल साउथ पोल में या फिनलैंड में या दुनिया के किसी देश में, हमारे ही देश में समझ लीजिए, कहीं पैदा हो बच्चा, उसमें दो गुण बहुत स्वतः कॉमन पाए गए पूरे ग्लोब में, कि बच्चा बिना बात के खुश रहता है और बिना काम के वो व्यस्त रहता है। कवि का जो मन होता है वो बच्चे जैसा होता है, बड़ा कोरा होता है। गुदे हुए कागज का बाजार में कुछ मूल्य होता है। अखबार हमारे घर में आता है, दोपहर तक वो रद्दी हो जाता है और अगले दिन तक पूरी तरह से रद्दी हो जाता है। उसके इस्तेमाल के तरीके बहुत बदल जाते हैं। तो मुझे परिचय कराया गया कि मंच पे ही गद्दा लगा हुआ था, सब लोग जमीन पे ही बैठे हुए थे। वो मेरा परिचय कराया गया कि ये उपेंद्र राय हैं, ये सहारा मीडिया के ग्रुप सीईओ एमडी हैं और एडिटर इन चीफ भी हैं। तो उन्होंने बोला कि यार, तुम्हारे सुब्रत राय जी और ओपी श्रीवास्तव दोनों झूठे हैं। हम लोग क्या हुआ? बोले कि मैंने शशांक और मृगांक के लिए कुछ बोला था, उन लोगों ने सबने वादा किया था, उसके वादा करने के बाद कभी उन लोगों का कोई रिप्लाई आता नहीं। मैंने एक दो बार ट्राई भी किया था, मैंने कहा कि बात क्या थी, उन्होंने बताया धीरे से कि बात ये थी। तो मैंने कहा कि वो लोग अच्छे लोग हैं, भूल गए होंगे, वो वादा मैं पूरा कर देता हूं। तो उसी रात को मैंने ऑफिस खुलवा के और उसी मंच पर फैक्स से दोनों लोगों को अपने साथ जोड़ा उसी रात। तब का हमारा और मृगांक का, शशांक का साथ है। और चूंकि मेरा काम करने का तरीका ही ऐसा था, इस कारण कई बार हमारी कंपनी का मैनेजमेंट भी मेरे से नाराज होता था, क्योंकि मैं मैनेजमेंट से भी ज्यादा तेज काम करता था। सारा चेयरमैन नहीं जिंदा है, लेकिन एक बात बोलते थे कि उपेंद्र अकेले में, यार तुम्हारी स्पीड इतनी तेज है कि बाकी सब लोग कांप जाते हैं, हमें थोड़ा बैलेंस करके चला करो। मैंने कहा सर, अब जैसी है जो है, अब आपने साथ रखा है तो कोशिश करूंगा। तो वहां से जब ये काम हुआ, उसके उस दिन 11 फरवरी 2010 से नीरज साहब के मरने से कुछ दिन पहले वो मेरे से मिलने आए। उसे बातचीत हमारी रेगुलर, वो खुद ही फोन करते थे, खुद ही हालचाल पूछते थे। और पता नहीं उनके मन में क्या प्रेरणा हुई कि वो व्हील चेयर पर बैठ के मेरे से मिलने आए। जाहिर सी बात है कि मृगांक शशांक हमारे साथ ही काम करते थे, लेकिन उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा हूं। मैंने कहा कि आइए। मैंने नीचे खड़ा होकर रिसीव किया, अपने कमरे में ले गया, हम लोग बैठे, बैठ के बातचीत हुई। ये घटना मैं पहले भी एक दो बार सुना चुका हूं दिल्ली में, लेकिन आज बंबई की सभा है तो दोबारा उस घटना को रिपीट करके सुनाता हूं। मेरी एक जिज्ञासा थी। मैंने अपने जीवन में लगभग सारे विचारकों को ठीक ठीक पढ़ा है। मेरे लाइब्रेरी में 3500 किताबों का कलेक्शन है और मैं भारत देश का इकलौता जर्नलिस्ट होने का गौरव स्वयं लेता हूं। मुझे किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं। मैंने पत्रकारिता की दशा दिशा बदली और मैं जब पत्रकारिता में आया तो मैंने कहा कि पत्रकार भी जीवन बहुत ऐश्वर्य से जिएगा, मैं ऐसा पत्रकार बन के दिखाऊंगा। इसकी कीमत भी चुकाई मैंने, लेकिन मैं अपने वादे से आज भी मुकरता नहीं हूं। मैं मानता हूं कि पत्रकार कोई गांधी आश्रम का झोला छाप के घूमने वाला निरीह और गरीब आदमी नहीं होना चाहिए। वो अपने इरादे पे रहे तो बहुत मजबूत आदमी होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि मैं मजबूत हूं और मैं लोहा लेने के लिए तैयार रहता हूं जहां जरूरत होती है। और मैं अभी हारा नहीं हूं, थका नहीं हूं और अभी लड़ूंगा, बहुत
लड़ना अभी मुझे बाकी है। तो मैंने जो है उनसे बातचीत हुई तो मैंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे कद्दावर आदमी, जिसको पढ़ते वक्त मेरे रोंगटे फड़फड़ा जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उस आदमी ने अपने प्रवचन में आपका दर्जनों बार जिक्र किया है, मुझे जरा वो बातें बताइए। बोले कौन? हमने बोला आचार्य रजनीश, जिनको ओशो के नाम से लोग जानते हैं। आपकी सुना बड़ी मैत्री थी। तो बड़ा मुस्कुराए, बोले मेरा बहुत गहरा दोस्त था वो, और जिंदगी में कहूं तो सबसे गहरा प्रेम भी मुझे उसी से था। तो मैं और बहुत ज्यादा उत्सुक हुआ। मैंने बोला कुछ बताइए, कुछ घटना बताइए उनके बारे में। बोले वैसे तो घटनाएं देखो बहुत हैं, बात करें तो बहुत समय बीत जाएगा, क्योंकि मैं बहुत मिलता था, और वो भी जब आते थे तो मेरे से मिलते थे। वो मेरठ भी, दिल्ली भी, और भी कई जगहों पर हमारी मुलाकातें हैं। मैं पुणे भी रहा हूं उनके साथ। चलो तुमको एक कमाल की बात बताता हूं, मेरे मन में भी जिज्ञासा थी जो मैंने उससे चेक की। मैंने बोला क्या चेक किया आपने? बोले कि मुझे ये आश्चर्य था कि कोई आदमी की लाइब्रेरी में 1.5 लाख किताबें हों और वो 100 साल तक जिंदा भी रहे, और रोज 1-2 किताब पढ़े तो उसको 400 साल जिंदा रहना पड़ेगा 1.5 लाख किताबों को पढ़ने के लिए। इतना जल्दी वो 1.5 लाख किताबों को पढ़ के उन किताबों की समरी उन्हीं किताबों के आखिरी पृष्ठ पे वो लिख देता था। तो मैंने कहा कि इतना तेज पढ़ने की किसी आदमी की स्पीड कैसे हो सकती है? तो मेरे मन में भी जिज्ञासा थी, क्योंकि पढ़ाकू मैं भी था, मेरा भी संसार साहित्य ही था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ इतना तेज कैसे पढ़ते हो, मेरा मन कर रहा है तुम्हारा टेस्ट करने का। तो उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में जितनी किताबें रखी उसमें से कोई किताब उठा लीजिए। तो बोले कि मेरे मन में थोड़ा सा शैतानी आई और मैंने कोई सबसे मोटी किताब उठाई उपनिषद की, और मैंने उनको बोला कि इसमें से मैं कहां से पूछूं। तो उन्होंने बोला कि मुझे किताब दीजिए। उन्होंने मेरे हाथ से किताब पकड़ी, किताब का पहला पन्ना, शुरुआत के 2-4 पन्ने पलटे, बीच के 2-4 पन्ने पलटे, आखिर के 2-4 पन्ने पलटे, और उसके बाद किताब मेरे हाथ में पकड़ा दी। और आचार्य रजनीश ने बोला कि आप इनमें से जो पूछना चाहते हैं पूछिए। तो बोले कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या पूरी किताब तुमको कंठस्थ है? मैं कहीं अगर पढ़ूं तो उसकी अगली 5, 10, 20 लाइन पढ़ सकते हो? बोले ऐसा हम 3 घंटे करते रहे। मैं 3-4 लाइनें बोलूं और आगे की वो लाइनें धारा प्रवाह आचार्य रजनीश बोलते जाएं, फिर मैं रोकूं कि भाई यहां तो आप पास हुए, फिर मैं कोई और पन्ना पलटूं, फिर मैं पढ़ूं आगे की धारा प्रवाह लाइनें आचार्य रजनीश। तो बोले कि मुझे पहले दिन ये लगा कि इस आदमी को कोई विशेष ज्ञान है या कोई विशेष सिद्धि है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। किताबें तो मैं भी बहुत पढ़ता हूं, बहुत प्रसिद्ध कवि तब तक बन चुका था। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि 20वीं सदी का सबसे प्रखर विचारक अगर दुनिया आचार्य रजनीश को मानने लगी है और पूरी दुनिया में इस आदमी की ख्याति फैलने लगी है, तो हमसे ये ज्यादा विलक्षण और विशेष है ये व्यक्ति। ये नीरज जी की एक बड़ी गहरी अनमोल स्मृति, जो मतलब मुझे लगता है कि न्यूज टीवी चैनल के दफ्तर में ही बैठे थे, काश कैमरे पे रिकॉर्ड करवा लिए होते। इसमें मैं थोड़ा आलसी हूं कि मैं टीवी चैनल पे आके एंकरिंग नहीं करता, जबकि मेरा खुद का टीवी चैनल है। वही सहारा न्यूज नेटवर्क का मैं 16 साल लगभग सर्वा ही रहा, सहारा चेयरमैन के बाद। लेकिन मैंने कभी अपना चेहरा बेचने की कोशिश नहीं की। उसके पीछे एक कारण है कि मेरे गुरु उदय शंकर जी को मैंने देखा कि वो कभी अपना चेहरा नहीं बेचते थे। तो गुरु की छाप शिष्य पे अवश्य होनी चाहिए। मैंने ये बात अपने मन में ठान ली कि चेहरा बेचने से कुछ नहीं होता है, चेहरा बनाओ। कितने लोग ऐसे तैयार कर सकते हो? आज जितने बड़े बड़े चैनलों पर एंकर्स हैं वो हो चुके। मेरा ये मानना है कि एक नए चेहरों को गढ़ दो, नए लोगों को मौका दो, एक नई पीढ़ी तैयार करो, उस दिशा में काम करो तो कोई काम है। और नीरज जी के बारे में मैं क्या बोलूं, 150 सुपरहिट गीत लिखे, और एस.डी. बर्मन के अलावा बाकी उस टाइम के जितने संगीतकार थे, वो शंकर जयकिशन से लेके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से लेकर के, और नए जमाने में दिलवाले दुल्हनिया ले जाए के म्यूजिक जो दिया उन्होंने जतिन ललित, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि ये जो जोड़ी थी नदीम श्रवण तक नीरज जी पहुंचे। लेकिन उसके पहले जितने थे, जयदेव से लेकर के
दो चार नाम बताओ भाई। समीर सेन, हाँ, दिलीप सेन, समीर सेन, ये पंडित जितने शिवराम। जितने सारे थे, मतलब जिनका नाम लीजिए। और सबसे कमाल की बात है कि 150 गानों में से 150 गाने सुपरहिट हैं नीरज जी के। बस एक गाना जो है वो मानते थे कि मेरी लीक से हट कर संडे को प्यार हुआ मंडे को इकरार। हाँ, और जब मैं अपने जीवन में सबसे मायूस था, दो राय था, तो नीरज जी का एक गीत मेरे जीवन का सबसे मतलब कह सकते हैं कि इंस्पायरिंग गीत है, जो यहाँ पीछे बज भी रहा था जब यहाँ आया तो, कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। डूबे बिना नहाने वालों, गीली उम्र बताने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। तो तालाब आचार्य जी भले भर गए हैं बंबई के, लेकिन फिर भरेंगे बार बार भरेंगे, क्योंकि 70% या 100% भर जाने भी सावन अपनी ऊर्जा दोबारा लेके लौटता है। नीरज जी के गीतों में जो आत्मा की गूंज है, जो एक पुकार है, जो एक आत्मा को झंकृत कर देने का और आदमी के अंदर के दर्द को जगा देने का, और कठोर से कठोर आदमी को थोड़ा नम बना देने की जो ताकत है उनके गीतों में, वो बड़ी कमाल की है। और सबसे अच्छी बात जो नीरज जी के गीतों में लगती है कि जो एक लय छंद, मतलब अभिधा लक्षणा व्यंजना जिसको हम लोग हिंदी साहित्य में बोलते हैं, वो सारे भाव उनके गीतों में छुपे हुए हैं। और मैं मानता हूं कि 21वीं सदी के जितने बड़े, 20वीं सदी के बाद 21वीं सदी के जितने बड़े गायक हुए, गीतकार हुए, उसमें ये जो है कह सकते हैं सौभाग्य सिर्फ नीरज जी को मिला कि कविता के मंचों पर और कवि सम्मेलनों के सिरमौर तो थे ही, बंबई बुलाने पर आए और अपनी मर्जी से एक दिन बंबई छोड़ के चले गए। क्या बात है। ऐसा सौभाग्य दूसरे किसी कवि को नहीं मिला। बाकी लोग यहाँ बंबई को पकड़ते रहे, चिपकते रहे, क्योंकि 99 से 2009 में जब मैं अपने करियर के बहुत शुरुआती दौर में था, तो मैं सहारा का चीफ ऑफ ब्यूरो होके आया था। तब मेरी आयु बहुत छोटी थी, और भगवान की कृपा से उसी कंपनी का बहुत लंबे समय तक संचालन करने का मुझे मौका मिला। ये मैं माँ बाप के पुण्य, और आज सहारा श्री नहीं, उनको याद करता हूँ कि उनका प्रेम था मेरे प्रति। तो योग्य मेरे से बहुत लोग थे, लेकिन उन्होंने योग्यता को नहीं चुना, उन्होंने भाव और समर्पण को चुना। तो जो भाव और समर्पण होते हैं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बार उनसे मेरी मुलाकात हुई 2-3 साल पहले। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन आप सबसे महत्वपूर्ण गुण किसे मानते हैं? उनके मुंह से ऐसे निकला, उन्होंने बोला लॉयल्टी। बोला अगर व्यक्ति में लॉयल्टी है तो समझिए सब कुछ है, क्या बात है। अगर लॉयल्टी नहीं तो समझिए उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सही बात है। तो जो प्रतिबद्धता थी, जैसे मैं लखनऊ में जब पढ़ रहा था, ये मुलायम सिंह जी का जन्मदिन शायद 22 दिसंबर को होता है, मुझे याद है, 95 22 दिसंबर की बात है। मैं नीरज जी को सुनने के लिए विक्रमादित्य मार्ग पे गया, ठंड बड़ी जोर की, थोड़ा कपड़े मैंने ठीक से नहीं पहने, मुझे बहुत ठंड लगी। अगले दिन मैं बीमार हो गया, लेकिन मैं पूरी रात बैठ के सुबह 4 बजे तक सुनता रहा। और नीरज जी को बाद में पढ़ाया जाता था कि भीड़ भागे नहीं, अब उस चक्कर में मुझे ठंड लग गई। और मुलायम सिंह जी भी मंच पे बैठे थे, सारे कवि बैठे थे, साहित्य प्रेमी थे। तो अंत में नीरज जी को सुनते सुनते सुबह हो गई। और मुझे याद है कि वो शाम मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता, कि किसी के प्रति मुझे इतनी दीवानगी थी कि मैंने बुखार खरीद लिया। मुझे ठंड लग रही थी, उस टाइम लग रहा था कि उठ के चले जाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अब रुके हैं तो इनको सुन के ही जाएंगे। तो मैं उनको सुन के ही गया। ये भी लाइन साहित्यिक हो गई। तो बहुत सारी यादें हैं और बहुत सारी बातें हैं। मृगांक और हमको तो अब करीब करीब मुझे लगता है 16 साल से हम साथ ही हैं, और हर सुख दुख में साथ हैं। और क्या होता है कि अपने लोगों के बारे में बहुत बोलने का मन नहीं करता, लेकिन नीरज जी के बारे में एक शेर मैंने 19 तारीख को मैं लंदन में था, फ्लाइट ले रहा था, एयरपोर्ट पे लिखा कि तेरी मोहब्बत में हम सादा रहेंगे, तू आए ना आए हम आधा ही रहेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो
जो होता है दिल का मिलन कोई जरूरी नहीं है कि जिंदा हो तो ही मुकम्मल है। कई बार लोग नहीं रहते हैं तो लोग यादों में जिंदगी गुजार देते हैं। अब नीरज जी हमारे बीच नहीं है, आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि है। मैं अपने बहुत ही दिल की गहराइयों से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन नीरज जी हमारे बीच हमेशा रहेंगे, अपने लेखनी के जरिए, अपनी गीतों के जरिए, गीतों में जो मेलोडी है उसके जरिए, जो भाव है उसके जरिए, तमाम तरीके से गुदगुदाते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। और गाइड मूवी का जो गाना है, शर्मिली का जो गाना है, सोखियों में घोला जाए थोड़ा सा शराब, ये सब जो उनके एक ही गाने, मैं तो कहता हूं कि 150 गाने पढ़ने पे लगता है अच्छा ये नीरज जी ने लिखा, अच्छा ये भी लिखा, अच्छा ये भी लिखा, तो वो सिलसिला रुकता ही नहीं है। तो ये कमाल का सिलसिला है। नीरज जी को दिल की गहराइयों से प्रणाम